हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी नेटिक। यहाँ पर आ गए हैं आज आप क्लास 11 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ने, जिसमें आज हम क्या कर रहे हैं, जनरल्स के सॉल्यूशंस कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक के। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पूरी क्लास 11th अकाउंटिंग का, जनरल एंट्री। कैसे जनरल एंट्री की जाती है आज हम इस वीडियो में समझेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। यदि आप चैप्टर 8 से पहले के चैप्टर्स भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाना। यहाँ पर बिल्कुल न्यू सेशन की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर क्लिक कर लेना। सारे वीडियोस आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे और चैप्टर 1 से आप उसे पढ़ सकते हो। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 जनरल को टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस के साथ। टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकेप ये करा दूं कि जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं वो हम ट्रेडिशनल मेथड या मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि किस मेथड के अकॉर्डिंग करना है। आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में जिस मेथड का यूज़ हो रहा है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, या आपको जो ईजी लगती है आप उस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल 3 टाइप के होते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में डेबिट किसे किया जाता है, जो रिसीवर होता है, वो क्रेडिट किया जाता है जो गिवर होता है। रियल अकाउंट में जो भी पास में आता है उसे डेबिट किया जाता है और जो भी बाहर जाता है उसे क्रेडिट किया जाता है। नॉमिनल अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उन्हें डेबिट किया जाता है और जितनी भी इनकम और गेन होते हैं उन्हें क्रेडिट किया जाता है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड को आपको याद रखना है यदि आप ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू कर रहे हैं तो। लेकिन मैं आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बताऊंगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी इजी होती है। 5 टाइप के अकाउंट होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है सीक्वेंस में, ठीक है। सीक्वेंस में ध्यान रखना है, पहला एसेट्स, फिर लाइबिलिटी, फिर कैपिटल, फिर रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस। आप ऐसे याद कर सकते हैं: एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। मतलब आप थोड़ा सा अपने माइंड में इसे ध्यान रखना। अब आपको ये 5 आपने टाइप देख लिए। जो सबसे पहला टाइप है वो कौन सा है, एसेट्स है, और सबसे लास्ट कौन सा है, हमारे एक्सपेंसेस है। पहला और लास्ट, इनमें जब भी इंक्रीमेंट होगा, मतलब एसेट्स में जब इंक्रीमेंट होगा या एक्सपेंसेस में जब इंक्रीमेंट होगा, ध्यान से देखना, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। जब एसेट्स में इंक्रीमेंट होगा, ये देखो इंक्रीज लिखा है, और जब एक्सपेंसेस में इंक्रीमेंट होगा, फर्स्ट एंड लास्ट, इनमें जब इंक्रीमेंट होगा तो इन्हें हमेशा डेबिट करना है। लेकिन जो ये बीच की 3 उंगलियां हैं, कौन कौन सी, हमारी लाइबिलिटी, कैपिटल एंड हमारा रेवेन्यू, इसमें जब डिक्रीमेंट होगा या डिक्रीज होंगी तो तब हमें इन्हें डेबिट करना है, ठीक है। इन्हें कब डेबिट करना है, जब ये डिक्रीज होंगी। ये किसके लिए रूल है, डेबिट के लिए। अब हम आ जाते हैं किसके रूल पे, क्रेडिट के रूल पे। क्रेडिट के रूल में भी आपको ये 5 उंगलियों को ध्यान रखना है। पहली कौन सी है, एसेट्स, और लास्ट कौन सी है, हमारी एक्सपेंसेस। तो पहली जो एसेट्स है, जब एसेट्स डिक्रीज होगी, कम होगी, तो उसे क्रेडिट करना है। और लास्ट कौन सी है, हमारी एक्सपेंसेस, जब ये डिक्रीज होगी तब हमें इसे क्रेडिट करना है। अब जो ये बीच की 3 उंगलियां हैं, कौन कौन सी हैं बीच की 3 उंगलियां, हमारी लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू, जब ये इंक्रीज होंगी तब हमें इन्हें क्रेडिट करना है। बस इसी रूल को आपको ध्यान रखना है। जो भी ट्रांजैक्शन दिया है उसमें इस रूल को फॉलो करना है और सॉल्यूशंस को करना है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। रूल लिख लिया, जब आप ये क्वेश्चन करें, ठीक है, ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ मैं तो स्क्रीन पे कर रही हूँ, जब आप क्वेश्चन करें तो कॉपी में जो मैंने आपको बताए हैं रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट, उसको आपको नोट करके रख लेना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ राम, इस तरीके से जनरल एंट्री का क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले जनरल एंट्री क्या दी है, 1 अप्रैल बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। ऐसे लाइन से आपको एंट्री दी होगी क्योंकि हमने पढ़ा है जनरल एंट्री में जो एंट्री की जाती है वो हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती है। मतलब जैसे ट्रांजैक्शन होंगे वैसे एंट्री होगी। जैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से 1 लाख, फिर गुड्स परचेज किया कैश में, फिर गुड्स परचेज किया पंकज से क्रेडिट में। तो जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जा रहे हैं वैसे वैसे एंट्री करनी है। तो सबसे पहले ये सारा पूरे ट्रांजैक्शन दिए हैं। अब हम सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या करते हैं, जनरल एंट्री देखते हैं कैसे करनी है हमें जनरल एंट्री। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं नरेशन।
ठीक है। हमेशा जो भी ट्रांजैक्शन दिया होता है उसे ब्रैकेट में नीचे लिखना पड़ता है जनरल एंट्री के। यहाँ पर इस नरेशन के साथ कभी भी अमाउंट नहीं लिखा जाता है, लेकिन जो एंट्री है उसे लिखना होता है। तो यहाँ पर क्या था, पहला स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। यहाँ पर हम कौन सी मेथड से करेंगे, यहाँ पर हम करने वाले हैं मॉडर्न मेथड से। तो अब आप ध्यान रखिए, कैश क्या है, कैश हमारी है एसेट्स, और एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है। जब हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है तो हमेशा उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और जो हमारी कैपिटल है वो भी बिजनेस में आ रही है, वो भी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब हमारी कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसे क्या करेंगे, हम उसे क्रेडिट करेंगे मॉडर्न मेथड के अकॉर्डिंग। हमेशा आप उसे लिख के रख लेना, नए नए जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पर आप पूरा जो फॉर्मेट है उसे रख लेना। तो बस जो 1 लाख है उसे डेबिट कर देंगे और अमाउंट जो 1 लाख है उसे क्रेडिट में लिख देंगे। इसी तरह से सेकंड क्या दिया हुआ है, गुड्स परचेज। ठीक है, ध्यान रखिए क्वेश्चन में जब गुड्स परचेज दिया है तो इसमें आपको यदि गुड्स परचेज के साथ यदि लिखा है फॉर कैश, तो आपको ये समझ लेना है कि कैश में ही खरीदा है। लेकिन यदि कैश नहीं लिखा है और क्रेडिट भी नहीं लिखा है तो आपको उसे क्रेडिट में ही समझना है, कैश में नहीं समझना है। तो यहाँ पर तो क्लियरली लिखा ही हुआ है गुड्स परचेज फॉर कैश, डेट भी डालनी है। तो यहाँ पर जब हम कोई चीज़ परचेज करेंगे तो क्या होगा, उस चीज़ को परचेज करने के बाद वो चीज़ हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी, हमारी एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब हमारी एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास से कैश क्या होगा, कम हो जाएगा। तो कैश भी हमारी एसेट्स ही है, कैश भी हमारी एसेट्स ही है ना। लेकिन यहाँ पर कैश क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जब ये डिक्रीज हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आई बात। हमारे यदि हमारी परचेज कर रहे हैं हम कोई चीज़, तो हमारे पास आएगा ना, हमारे पास सामान आएगा, तो यहाँ पर हम परचेज अकाउंट लिखेंगे। कभी भी जो सामान आता है या कुछ भी होता है उसे नहीं लिखते, हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट जब कोई सामान खरीद रहे हैं, और जब कोई सामान बेच रहे हैं तो उसे सेल्स अकाउंट से प्रेजेंट करते हैं। तो बस यहाँ पर 25,000 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट वाली एंट्री है उसमें लिखा है गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम पंकज। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि उधार सामान खरीदा है, और किससे, पंकज से खरीदा है। अब एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब हम कैश में सामान खरीदते हैं तो हमें कोई मतलब नहीं है कि हमने XYZ किससे खरीदा है। लेकिन जब हम क्रेडिट में सामान खरीदते हैं तो हमें उस व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें उसे पेमेंट करना है, हमने उधार में सामान खरीदा है उससे, बाद में तो हमें उसे पेमेंट करना ही होगा ना। तो यहाँ पर वही है कि यहाँ पर हमने सामान खरीदा है, सेम वही का वही होगा। हमारी एसेट्स क्या हो गई, जो भी हमने सामान खरीदा है इंक्रीज हो गई है, एसेट्स हमारी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इसलिए क्या कर देंगे, हम उसे डेबिट कर देंगे। तो जब हमने कोई सामान खरीदा है तो हमारे पास सामान तो आ गया है, लेकिन अभी हमने उसे पैसा नहीं दिया है, तो क्या होगा बच्चों, हमारी जो लाइबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। जब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो उसे क्या करते हैं, उसे हम करते हैं क्रेडिट। तो बस हमने पंकज को क्रेडिट कर दिया। क्लियर हुआ। तो बस आपको यही चीज़ को ध्यान रखना है। अब देखो नेक्स्ट वाला क्या दिया है, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। देखो यहाँ पर बात ध्यान से समझो, यदि क्रेडिट की जगह कैश लिखा होता तो नरेश की जगह कैश आ जाता। अब हमने नरेश को सामान बेचा है तो सेल्स हमारी हुई है। तो सेल्स होने से क्या हो गया, जो हमारे पास जो हमारा सामान रखा था वो क्या हो गया है, वो हमारा सामान चला गया है। मतलब क्या हो गया है, हमारा सामान डिक्रीज हो गया है। जब हमारी एसेट्स कम हो जाती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। लेकिन हमारे पास कैश भी नहीं आया है, हमारे पास जो रेवेन्यू आना चाहिए था वो भी नहीं आया है। क्यों, क्योंकि हमने उधार सामान बेचा है। तो हमारा रेवेन्यू भी क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है। तो जब रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो उसे डेबिट करते हैं, और जब हमारे पास से हमारी एसेट्स डिक्रीज होती है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं गुड्स रिटर्न टू पंकज। देखो ये वही पंकज है जिससे हमने सामान खरीदा था। तो जब हमने उससे सामान खरीदा था, अब हमने उसे वापस कर दिया। तो वापस करने से क्या हुआ, हमारे पास जो कैश था वो वापस आ गया। तो कैश हमारा क्या हो गया बच्चों, इंक्रीज हो गया। इसलिए हमें उसे डेबिट कर देना है। हमारी एसेट्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। साथ ही साथ हमारा क्या हुआ, जो हमने सामान हमारे पास आया था वो वापस चला गया। मतलब हमने जो खरीदा था उसको हमने वापस कर दिया, तो परचेज रिटर्न हुआ ना। तो इसलिए हम उस परचेज रिटर्न को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट इसी तरह से सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न में क्या हुआ था, देखो यहाँ पर नरेश से को सामान बेचा था हमने, तो नरेश अकाउंट डेबिट कर दिया था।
टू सेल्स कर दिया था, लेकिन जब हमने ये बेचा हुआ सामान हमारे पास वापस आ गया तो क्या हो गया, बेचा हुआ जब हमारे पास सामान वापस हो गया तो हमारे पास से जो हमारा पैसा आया था, मिल गया था हमको, अब वो हमारे पास वापस कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो हमारी जो एसेट्स है वो कम हो गई, किसको पास चली गई, नरेश के पास चली गई। यदि कैश होता तो हम यहाँ पर कैश ही लिखते, यहाँ पर भी यदि कैश होता तो हम कैश लिखते, लेकिन यहाँ पर दोनों ही जगह सामान खरीदना और सामान बेचना दोनों ही क्रेडिट में किया गया था। समझ में आ रही है ना आपको बात, दोनों ही क्रेडिट में किया गया था, इसलिए यहाँ पर उस पर्सन का नाम लिखेंगे जिससे सामान खरीदा या बेचा गया था। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर है कैश पेड टू अजय, तो अजय कौन है, अजय रिसीवर है, उसके पास कैश चला गया, कैश उसके पास चला गया, लेकिन हमारे एसेट्स कम हो गई। तो यहाँ पर जब हमारी एसेट्स कम हो गई, कैश कम हो गया, तो हम उसे क्या कर देंगे, जब एसेट्स डिक्रीज होती है तब हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, और जिसके पास चली गई, ठीक है ना, जिसके पास चली गई उसे हमेशा क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो हमने कैश पेड किसको किया, अजय को किया, तो उसे डेबिट कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, कमीशन रिसीव हुआ, कैश, हमें कैश में कमीशन रिसीव हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो कमीशन वगैरह का रहता है, देखो क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कमीशन रिसीव, क्योंकि देखो कहाँ पर लिखा है, कमीशन रिसीव, ठीक है, कमीशन हुआ, रेंट का हुआ, ये सब चीज़ें जो होती हैं, फर्नीचर हुआ, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, यदि इनके आगे कैश नहीं भी लिखा है तो भी इन्हें कैश समझा जाता है, लेकिन बेचने और खरीदने में हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि कैश लिखा है या क्रेडिट लिखा है। क्लियर। तो यहाँ पर कमीशन रिसीव लिखा हमने, तो क्या एंट्री होगी, कमीशन रिसीव मतलब हमारे पास पैसा आ गया, हमारी जो एसेट्स है वो इंक्रीज हो गई, तो जब हमारे पास पैसा आ गया, हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई, तो हम उसे डेबिट कर देंगे। और किसके थ्रू आया है, कमीशन के थ्रू आया है, तो कमीशन को हम क्या कर देंगे बच्चों, क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह से हमने क्या किया, फर्नीचर परचेज किया, ठीक है। अब यहाँ भी एक नया रूल है कि जब भी हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं, ठीक है, हम जब गुड्स परचेज करते हैं तो कभी भी गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखते, हमेशा परचेज अकाउंट डेबिट लिखते हैं। लेकिन जब हम कोई भी एसेट्स को परचेज करते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, लैंड हो, फर्नीचर हो, तो हमेशा 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 उसी को डेबिट करना होता है और उसी का नाम लिखना होता है। तो हमने जब फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर हमारे पास आ गया, हमारी क्या हो गई, एसेट्स इंक्रीज हो गई, और साथ ही साथ कैश हमारे पास से चला गया, तो कैश हमारी एसेट्स है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद रेंट पेड टू अमित, तो यहाँ पर रेंट हमने पेड किया है, मतलब क्या हुआ है, हमारे पास से कैश चला गया है, तो जब हमारे पास से कैश गया तो हमारी एसेट्स कम हो गई, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। लेकिन किसमें दिया हमने पेमेंट, किसके लिए किया, रेंट के लिए किया, तो रेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अमित को पेड कर रहे हैं ये नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें क्लियरिटी देनी पड़ेगी कि हमने अमित को नहीं पेड किया है, हमने रेंट को पेड किया है, तो आपको रेंट अकाउंट को डेबिट करना होगा। क्लियर हो गया। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, धीरे धीरे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि आपने कैश में सोल्ड किया है, तो यहाँ पर जब आपने कैश में सोल्ड किया है तो यहाँ पर देखो अब हमें ये सुमित का नाम नहीं लिखना है, अब हमें कैश का नाम लिखना है। क्यों? क्योंकि हमने बेचा है तो हमारे पास कैश आया है, हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई है, तो हमेशा कैश अकाउंट डेबिट। और किसके थ्रू हमारे पास पैसा आया है? सेल्स के थ्रू, हमने कुछ बेचा तभी आया है ना, टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पर अमाउंट तो आपको लिखना आता ही है, डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में। ठीक है, उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में हमने सामान बेचा। ठीक है, तो इसमें भी वही एंट्री होगी, नाम नहीं दिया है यहाँ, चाहे नाम दिया हो चाहे नाम नहीं दिया हो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ही आएगा। नेक्स्ट क्या है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश एंड अकाउंट। देखो नरेश कौन है जिससे हमें पैसा मिला है, नरेश कौन है, देने वाला है, और कैश क्या है, हमारी एसेट्स से इंक्रीज हो गई है, तो जब हमारी एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट करते हैं। और जिससे भी हमें रिसीव हुआ है, ठीक है, किससे, नरेश से, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। लास्ट क्या है, सैलरी पेड, हमने किसी को सैलरी पेड करी तो कैश हमारे पास से कम हो गया और सैलरी चली गई, तो हमेशा सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन, इन सब का नाम लिखना पड़ता है, स्पेसिफाई करना पड़ता है आपको। तो बस ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन और समझ लेते हैं, फिर आगे क्वेश्चन में फटाफट आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आज फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं आपको अच्छे से ज़्यादा एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसलिए
टाइम थोड़ा कंज्यूम कर रहा है ये। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राम इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश 1 लाख। ठीक है, तो इसकी तो सिंपल सेम एंट्री हर जगह बनती है, जब आप करते जाते हैं तो आपको ये मन में पक्की हो जाती है ये एंट्री कि इस तरह से ये एंट्री होगी। कैश क्या हुआ, कैश हमारे पास आ गया, एसेट्स हमारी इंक्रीज हो गई तो डेबिट करेंगे, कैपिटल हमारी इंक्रीज हुई तो उसे क्रेडिट कर देंगे। जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम हरीश, हमने हरीश से सामान को परचेज किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा नहीं है कि कैश में परचेज किया, तो हमेशा हमको ये मान के चलना है कि जब कैश वर्ड नहीं लिखा है तो हम उसे क्रेडिट ही मान के चलेंगे। तो हमें यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हमने सामान खरीदा तो हमारे पास सामान आ गया, गुड्स आ गया। हम जब हमारे पास एसेट्स आ गई तो एसेट्स आने पर यदि बिल्डिंग, फर्नीचर या लैंड होता तो हम यहाँ पर उसे डेबिट करते, लेकिन यहाँ पर गुड्स है। ठीक है, यहाँ पर गुड्स है, इसलिए हम इस परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। और किससे खरीदा हमने, हरीश से। यदि इन कैश लिखा होता तो टू कैश अकाउंट आ जाता, लेकिन यहाँ पर हरीश का नाम लिखा है इसलिए हरीश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम फॉर कैश। तो देखो सेम वैसे ही एंट्री है, यहाँ पर हरीश का नाम आया था लेकिन यहाँ पर कैश आया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू कैश अकाउंट करेंगे। समझ में आ रही है ना बात। नेक्स्ट क्या है, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहित फॉर कैश। ठीक है, अब आप तुमने मोहित से लिया हो, सोहित से लिया हो, रोहन से लिया हो, मोहन से लिया हो, किसी से भी लिया हो, लेकिन यदि तुमने कैश में परचेज किया है तो तुम्हें यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट लिखना है और टू कैश अकाउंट लिखना है। ठीक है ना, क्योंकि हाथ में तो कैश आना चाहिए, किसी के पास से भी आया हो। ठीक है, तो बस वही चीज़ है यहाँ पर। अमाउंट तो आप इजीली लिख ही लोगे, 7000 डेबिट का डेबिट में और क्रेडिट का क्रेडिट में। मेन होती है बच्चों एंट्री फॉर्म करना। यदि आपको एक बार एंट्री फॉर्म करना आ गई ना तो आपको आगे पूरे ही 11th में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप इसे ट्रेडिशनल मेथड से भी करना चाहते हैं तो करिए, देखिए आप करके, जो भी चीज़ इंक्रीज होती है उसे डेबिट करेंगे, जो डिक्रीज होगी उसे क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट क्या है, कैलाश अकाउंट, मतलब बीइंग गुड्स सोल्ड टू कैलाश ऑन क्रेडिट। तो देखो जब हम सामान बेच रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है, लेकिन हमने उधार में सामान बेचा है। ठीक है, इसलिए मुझे उस व्यक्ति का नाम मेंशन करना पड़ेगा। यदि मैं कैश में सामान बेच रही होती तो मुझे इसका नाम मेंशन नहीं करना पड़ता, सीधे कैश अकाउंट डेबिट लिख देती, लेकिन मुझे अभी पैसा मिला नहीं है इसलिए मुझे उस पर्सन का नाम मेंशन करना पड़ेगा। और किसके थ्रू, सेल्स के थ्रू। ठीक है, इसके बाद आ रहा है बीइंग गुड्स सोल्ड टू नदीम फॉर कैश। हमने सामान बेचा किस में, कैश में, तो हमें नदीम का नाम हो, श्रवण का नाम हो, किसी का भी नाम हो नहीं लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट कर देना है, क्यों, क्योंकि हमने जब सामान बेचा तो हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया। किसके थ्रू आया सामान, हमारे पास सेल्स करने पे हमारे पास सामान आया। देखो नेक्स्ट क्या है, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। यहाँ पर कैलाश ने जो सामान खरीदा था उसे वापस कर दिया, तो हमेशा बेचा हुआ सामान जब वापस आता है तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, बीइंग गुड्स रिटर्न टू हरीश, मतलब हमने कोई सामान खरीदा था और टू वर्ड लिखा है ना, यहाँ पे देखो टू वर्ड लिखा है, हमने वो सामान हरीश को वापस कर दिया। तो हरीश को वापस कर दिया तो हरीश के पास चला गया, मतलब क्या हुआ, हमने सामान खरीदा था, हरीश के पास वापस चला गया, तो हमारे पास तो जो हमने सामान खरीदा था उसका पैसा आएगा ना, तो हरीश अकाउंट डेबिट, और किसके थ्रू आएगा, परचेज रिटर्न के थ्रू आएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्या है, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम सोहन। अब यहाँ पर ध्यान रखो, ये मशीनरी आ गई है, यदि यहाँ गुड्स होता तो क्या लिखती, मैं परचेज अकाउंट डेबिट लिखती, लेकिन यहाँ मशीनरी आ गई है, तो जब मशीनरी हमने परचेज की है तो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बच्चों कैश वर्ड नहीं लिखा है, यदि कैश वर्ड लिखा होता तो टू कैश कर देती मैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सोहन लिखा है तो हमें उसे क्रेडिट ही समझना है, तो उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है आपको बात। इसके बाद क्या है, बीइंग पेड टू हरीश ऑन अकाउंट, मतलब हरीश को हमने पेमेंट किया। ठीक है, तो जब इस तरीके से लिखा होता है कि हमने हरीश को पेमेंट किया अकाउंट में, मतलब क्या हुआ, हमने उसको कैश में ही पेमेंट किया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हरीश के पास पैसा गया और हमारी कैश क्या हो गई, कम हो गई, तो हमें उसे क्रेडिट करना होगा। बीइंग कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, यदि हम
कोई भी कैश, किसी भी तरह का कैश अपने पर्सनल यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ मतलब मुझे घर में कार खरीदनी है या मुझे बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरनी है, तो उसके लिए जब मैं निकालती हूँ तो हमेशा उसे ड्राइंग, इसे हिंदी में आहरण अकाउंट भी कहते हैं, आहरण खाता, उसको डेबिट करेंगे और कैश करेंगे। क्यों? क्योंकि कैश कम हो गई बिजनेस से। यहाँ पे तो हम बिजनेस की बात कर रहे हैं ना, कैश कम हो गई। जब मैंने पुराने न्यूज़पेपर सेल किए, ध्यान से देखना, जब मैंने पुराने मेरे न्यूज़पेपर सेल किए तो मेरे पास रेवेन्यू आ गया, और जब मेरे पास रेवेन्यू आ गया तो उसे मैं क्रेडिट कर दूंगी, और किसके थ्रू आया? न्यूज़पेपर के थ्रू आया। ठीक है, इसके बाद क्या है? बीइंग रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिट टू द बैंक। ठीक है, लोन लिया हमने मोहन से और उसे बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक में हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई, तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। और किससे लोन लिया था? मोहन से लिया था, तो मोहन, लोन फ्रॉम मोहन। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, हमें इसे स्पेसिफाई करना होगा कि हमने लोन किससे लिया है, तो लोन फ्रॉम मोहन, उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही जल्दी 2-3 दिन में ही ये चैप्टर मैं आपका कंप्लीट करा दूंगी। यदि वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।